अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है दी एम्बेसडर और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे अलमनाइज के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही एनर्जेटिक, वाइब्रेंट और बहुत ही सक्सेसफुल हमारे अलमनाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको और भी कामयाबियों से नवाजे। सर अली नवाज, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इस शॉर्ट नोटिस को एक्सेप्ट करते हुए हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया। सर बहुत सी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड भी एक्सपीरियंसेस और करंटली आप एक सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ भी हैं। बहुत सारी चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में अचीव करते हैं तो हमेशा देखा जाता है उसकी बेसिक्स। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई एंड देन अगेन स्कूलिंग के अंदर आप किस तरह के स्टूडेंट थे? मेरे फादर जो है वो सऊदी अरेबिया में बेस्ड थे। उनका वहाँ पर एक गारमेंट्स का बिज़नेस था, तो मेरी इनिशियल स्कूलिंग जो है वो सऊदी अरेबिया दमाम से हुई है। और फिर जब कॉलेज लाइफ में आने की बात आई तब हायर एजुकेशन के लिए फिर हमें सिंस उस वक्त सऊदी अरेबिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं थे और हमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वापस मूव करना था, तो हम अपनी होम कंट्री में दोबारा मूव किया और फिर मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। और फिर मैंने पहले यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया, उसके बाद मैंने मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर मेरा इरादा था कि मैं उसको पीएचडी की तरफ ले जाऊँगा। और फिर मैंने ज़ैबिस से एमएस किया और फिर मैं पीएचडी में एनरोल हुआ। कोर्स वक्त मेरे कंप्लीटेड है और अब इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डिसर्टेशन कंप्लीट करके अपना पीएचडी भी ज़ैबिस से कंप्लीट करूँ इंशाल्लाह। मतलब वेरी सून डॉक्टर टू बी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ऑब्वियसली एक बंदा एक डिफरेंट कल्चर से आता है और देन अगेन एक ऐसा कल्चर जिसमें बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स को आपने ऑलरेडी वहाँ एक्सपीरियंस किया होगा सऊदीया के अंदर, तो वहाँ की एजुकेशन देन अगेन पाकिस्तान कल्चर शॉक और बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्वियसली ऑब्जर्व की होंगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ की स्कूलिंग आपकी कैसी रही और वहाँ की स्कूलिंग इवन यहाँ पर भी आप देखते होंगे आपकी फैमिलीज में भी काफ़ी सारे बच्चे स्कूल वगैरह जाते होंगे, तो किस तरह देख रहे हैं स्कूलिंग सिस्टम वहाँ का और यहाँ का? देखिए, वहाँ पर जिस तरह आपने कहा एक थोड़ा सा कल्चर का भी डिफरेंस है, बट मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि शायद हम एजुकेशन को उनसे कुछ नहीं कहीं ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। सही। वहाँ पर जिस टाइम पे मैंने गुजारा, शायद वहाँ पर एक तो सेंस वो है भी ज़रा एक रिच स्टेट है, तो वहाँ पर हर कोई ना कोई जो है वो किसी किस्म के कारोबार या हुकूमत से मुंसलिक होता है, तो शायद वहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। और हम या वहाँ पर के जो इमिग्रेंट्स होते हैं जो सऊदी अरेबिया में होते हैं, या आप इसको अगर कंपेयर कर लें पाकिस्तान से, तो हम एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और आई थिंक हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा जो है वो कह लें काबिल हैं या वेल इक्विप्ड है कि वो बच्चों को उस तरीके की तालीम दे सकें। और ये शायद हमने इन बुरे हालात में देखा भी है कि जितनी तेज़ी से जो भी इकॉनमी की सिचुएशन पिछले 1-2 साल से जिस तरह की रही हैं, हमारे बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ है, बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो वो हमारे पास हमने वो प्रोड्यूस की है उस तरीके के, वो बाहर उनको जॉब मिल रही हैं और वो एक्सेप्टेबल है। तो आई थिंक हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम उनसे काफ़ी बेहतर है और डेवलप्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ज़ैबिस में आने से पहले भी आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, तो ज़ैबिस का दिमाग में कैसे आया एंड देन अगेन उस यूनिवर्सिटीज़ का और ज़ैबिस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? देखिए, ज़ैबिस चूज़ करने का सबसे बड़ा जो मेरा रीज़न था वो ये था कि जब मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया तो साथ साथ मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी स्टार्ट कर ली थी और वो इत्तेफाक से इन्वेस्टमेंट्स की फील्ड, एसेट मैनेजमेंट की फील्ड थी। तो जितने भी मेरे जो सीनियर थे जिनको मैं देखता था या जिनसे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीखता था, वो कहीं ना कहीं ज़ैबिस से मुंसलिक रहे हैं, या तो उन्होंने वहाँ से पढ़ा है या तो वहाँ पर वो पढ़ा रहे थे। तो अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी से ट्रेजरी सीखना चाहता था या कॉर्पोरेट फाइनेंस सीखना चाहता था या इन्वेस्टमेंट सीखना चाहता था, तो वो ज़ैबिस में एक कोर्स भी पढ़ा रहे थे, तो उसने मुझे माइल किया कि मैं ज़ैबिस का इंतखाब करूँ और वहाँ पर आके अपनी मैं एजुकेशन को कंटिन्यू करूँ। तो इस मतलब जस्ट लाइक प्रीवियस 2 यूनिवर्सिटीज़ और ज़ैबिस का एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा हम बताएं, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कल्चर्स भी होते हैं। बिल्कुल सही। नहीं, आई थिंक ज़ैबिस में एक जो बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ
किए, जो ख़ास तौर पे जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल टीचर्स थे जो कि एकेडमिक के साथ साथ एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी रखते थे। फिर यहाँ पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे पे क्लासेस होती थी, टेस्ट और डिफरेंट जो स्पीकर सेशंस होते थे, डिफरेंट जो 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 एक्टिविटीज़ होती थी एजुकेशन के साथ जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करती थी, आई थिंक ये शायद जो है वो मुझे एक ऐसी चीज़ लगी जो कि बहुत बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जिसको मैंने इवेलुएट किया था ज़ैविस्ट एडमिशन लेने से पहले या जहाँ पर मैं पढ़ा था। आई थिंक ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे ज़ैविस्ट जो है वो काफ़ी बेहतर लगा। सही। अच्छा सर, ऑब्वियसली जब बंदा करियर में आगे बढ़ रहा होता है तो मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इवन आपकी लाइफ को हम देखें तो आपने करियर स्टार्ट किया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से बैंक अल-फलाह। थोड़ा सा हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से बताएं कि ये होता क्या है, किस कदर होता है, और आपका बैंक अल-फलाह की तरफ जाने का इत्तेफाक कैसा हुआ? जी, बेसिकली मेरा जो करियर स्टार्ट में एक एसेट मैनेजमेंट फर्म थी जो कि बैंक अल-फलाह की ही एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, वो थी, जिसका नाम अल-फलाह GHP इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट था। ये एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी और बैंक अल-फलाह के दरमियान एक जॉइंट वेंचर था और जो पाकिस्तान में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करती थी। अब इसमें बेसिकली इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का आइडिया ये होता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उस पर बेहतर से बेहतर रिटर्न बना कर दें इन्वेस्टर्स को। और ये बेसिकली क्यों ऐसा होता ये है कि जब आप आदमी इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है अपनी, तो उसको बहुत सारी रिसर्च करनी होती है कि मैं अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। और फिर हमारे मुल्क में पिछले सालों में जो है वो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो रही है, तो हमें बेसिकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी बनाना है। अगर मेरी इनकम हर साल 10% से बढ़ती है, चाहे वो इंक्रीमेंट की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, बट अगर इन्फ्लेशन 12% से बढ़ जाती है तो हम 2% का नुकसान करते हैं। वो हमें लगता ज़रूर है कि हमारे 1 लाख रुपए 1,10,000 रुपये हो गए, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर जो है वो 2% से गिर गई है। तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि आप किस तरीके से इन्फ्लेशन से ज़्यादा वो पैसे बना सकें ताकि आप महंगाई का इम्पैक्ट आपकी एसेट या आपकी वेल्थ पे ना हो। तो ये चीज़ मुझे शुरू से ही बहुत फैसिनेट करती थी कि इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया, फाइनेंस की दुनिया की किस तरीके से कंपनीज़ को एवेलुएट किया जाता है, किस तरह उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, फिर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो यही वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई भी उस फील्ड में की और फिर मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन भी जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी जब स्टार्ट की तो एक ऐसी ही कंपनी से स्टार्ट की जहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें जो है सीखनी है। बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये होती है, लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्राइमरी मकसद ये होता है कि किसी तरह आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए। जो पैसे आपने कमाए हैं अपने किसी भी कारोबार से या जॉब से, उस पैसे को प्रोटेक्ट किया जाए। तो पोर्टफोलियो क्या हुआ कि आप टेक्निकली आप के पास जो पैसे हैं अभी आप समझ लें वही आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है। अब वो पोर्टफोलियो आपका कैश में है, वो आपका स्टॉक्स में है, वो आपका म्यूचुअल फंड्स में है, वो आपका फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में है, वो आपका करेंसीज में है, वो आपका रियल एस्टेट में है, वो है आपका पोर्टफोलियो। बेसिकली आप ज़्यादा आसान करने के लिए उस पोर्टफोलियो को आप कर लें, ये आपकी सेविंग्स है बेसिकली। तो ये बेसिकली होता है इस तरीके से है कि इसके प्राइमरी पहला मकसद ये होता है कि इसको इन्फ्लेशन से बचाना है, कि कहीं जो आपने कमाया हुआ है उसकी परचेजिंग पावर इरोड ना होता रहे। जिस तरह हम इसको आसान ज़बान में ये समझें कि जो आज 1 लाख रुपए की वैल्यू आज से 10 साल पहले थी, आज वो 1 लाख रुपए की वैल्यू नहीं है। टेक्निकली वो 10 साल पहले भी 1 लाख रुपए थे, आज भी वो 1 लाख रुपए ही है। आपने लॉस कुछ भी नहीं किया है, लेकिन परचेजिंग पावर उस 1 लाख रुपए की बहुत कम हो गई है। तो शायद आज आप उसकी 1 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो आज शायद 20,000 या 30,000 रुपये रही हो। तो अब और दूसरा काम जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ये होता है कि आपके जो पैसे हैं वो सबसे पहले इन्फ्लेशन से बचाया जाए और इन्फ्लेशन से के ऊपर रिटर्न बनाया जाए ताकि आपकी वेल्थ में ग्रेजुअल इंक्रीज आता रहे, या आपके पोर्टफोलियो में या आपकी सेविंग्स में ग्रेजुअल इंक्रीज आता रहे। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो उसका दो बेसिकली मेजर काम होते हैं, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन और एक आपको रियल टर्म्स में रिटर्न बना कर देना। अब जब आप वो पैसे लेकर, अच्छा तरीका ये है कि सर टेक्निकली आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खुद करनी चाहिए। मेरे पैसे हैं, मैं ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ कि मुझे मेरे पैसों की ज़रूरत कब होगी, मुझे शॉर्ट टर्म में कितने इन्वेस्ट करने हैं, मुझे लॉन्ग टर्म में कितने इन्वेस्ट करने हैं, मुझे हर महीने कुछ रिटर्न उठाना है या मेरा साल में भी अगर मुझे रिटर्न आएगा। ये टेक्निकली हर इंसान अपनी
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या अपनी वेल्थ मैनेजमेंट खुद कर सकता है, और शायद करनी भी चाहिए। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक स्किल सेट की ज़रूरत होती है। आप सबसे पहले जितने भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है या जितने भी डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, रियल एस्टेट, करेंसीज, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड इनकम, टी बिल, PIB, नेशनल सेविंग स्कीम, स्टॉक्स, सबकी आपके पास या तो इन्फॉर्मेशन हो, और उस इन्फॉर्मेशन होने के बाद आप उसके रिस्क को समझते हो, और उस रिस्क को समझने के बाद आप फिर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन शायद इंसान अपना एक रोज़मर्रा का काम भी कर रहा होता है, और यहाँ की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा है कि आपकी 9 to 5 या तो बिजनेस होता है या तो आपकी जॉब होती है, तो शायद इतना टाइम आप नहीं दे पाते। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज जो होती हैं वो बेसिकली एक टीम उनके पास होती है जिनके लिए रिसर्च का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, और टेक्निकली जो हर एसेट क्लास होता है, स्टॉक्स, फिक्स्ड इनकम, टी बिल, PIB, उनके लिए स्पेशलाइज्ड टीम होती है जो उसके रिस्क और रिटर्न को समझते हैं। तो होता यह है कि वो एक पूल बनाते हैं, और उस पूल में आप जाके अपने पैसे भी डालते हैं और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैसे डालते हैं, और उस पूल को वो मैनेज करते हैं, और उसकी एक वो बहुत मामूली सी फी आपसे चार्ज करता है। सही। तो ये होती है बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी, और वो फिर आपको जो है वो इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न और रियल टर्म्स में बेहतर रिटर्न्स बना के, मतलब हम एक जगह ये कह सकते हैं कि आपकी अगर जमा पूंजी है और आप चाहते हैं कि उस पर आपको प्रॉफिट मिलता रहे, और जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो आपको असरअंदाज ना हो इतना, तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तरफ जाएं। डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एंड देयर अगेन उस ऑप्शंस को आप ऑप्ट करते हुए अपने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करवा सकते हैं। सही। अच्छा सर, बैंक अल-फलाह के फौरन बाद आप सिल्क बैंक में आए और आप इक्विटी डीलर के बतौर हैसियत से आए, एंड देन अगेन एक टाइम आया कि आप हेड ऑफ इक्विटी भी रहे वहाँ पर ट्रेड के। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? जी देखिए, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जहाँ अल-फलाह में मैं रहा 3 साल, उनका काम ये होता था कि आप जो हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेज करें। फिर कुछ बैंक्स हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो कि बैंक्स की अपनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। वो बेसिकली जो डिपॉजिट्स लेते हैं और जो लेंडिंग करते हैं, और सारे पैसे लेंड नहीं करते, उसमें बीच में कुछ पैसे वो इन्वेस्ट भी करते हैं डिफरेंट, उसमें उस पर रिटर्न बनाते हैं। तो ये जो बैंक्स हैं, फिर मुझे अल-फलाह में रहते हुए एक अपॉर्चुनिटी मिली कि सिल्क बैंक जो उस वक्त शौकत अली साहब ओन करते थे, उनकी जो एक्विटीज़ का जो पोर्टफोलियो था मैं उसको मैनेज करूं। 3 साल तकरीबन मैंने कुछ उनका एक्विटी पोर्टफोलियो मैनेज किया सिल्क बैंक का। उसके बाद एक बैंक था सांबा बैंक, जो कि बेसिकली सऊदी अरेबिया बेस्ड बैंक था, और उसके यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी ब्रांचेस हैं। तो फिर मुझे वहाँ से ऑफ़र हुई कि मैं उनका एक्विटी पोर्टफोलियो जाके मैनेज करूँ, और फिर वहाँ से मैं ग्रेजुअली जो है, जब मैं 7 साल तकरीबन मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस है, और उनके लिए जो बेसिकली बैंक्स है या बैंक में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो कैपिटल मार्केट डिवीज़न है, उसको मैंने हेड की, और वहाँ पर जो है वो बैंक के लिए पोर्टफोलियो प्रोफेशनल, जिस तरह रिसर्च बैक आइडियाज़ पर आप मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो, तो वो, और उनके लिए बैंक के लिए रिटर्न जनरेट किया। तो ये बेसिकली बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक जगह आप इन्वेस्टर्स के लिए करते थे, दूसरी जगह आप सिर्फ एक इन्वेस्टर जो टेक्निकली बैंक इटसेल्फ होता है उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेज किया। तो टेक्निकली दोनों तरफ का जो है वो एक्सपोजर मिल गया, और ये एक मेरे करियर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। सही। अच्छा सर, एक जगह कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने पोर्टफोलियोज मैनेज किए, दूसरी जगह एक ही इदारा है, समवॉट हम ये कह सकते हैं कि जितने भी दूसरे इदारे थे कहीं ना कहीं उसके साथ इंटरलिंक थे, और एक बड़े इदारे ने आपको कहा कि भी अब आप तो उसको आप एक लफ्ज़ दे रहे हैं इक्विटी। तो इनके बिटवीन क्या लर्निंग्स आउटकम्स हुए आपके, और किस तरह आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए, जब बहुत सारी चीज़ें एक मैं आपको मिसाल इस तरह दूं कि एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके सारे फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है वो शायद आपके लिए बेहतर है और मेरे लिए बेहतर नहीं है। सही। उसकी वजह ये होती है कि शायद आपका रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होता है और मेरा रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होता है। मैं हो सकता है इस तरीके का इन्वेस्टर हूँ जो मैं ये कहता हूँ कि मुझे हाई रिस्क और हाई रिटर्न चाहिए, और आप हो सकता है आप इस तरह कहें कि नहीं, मैं मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न वाला पर्सन।
तो एक ही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, बट दोनों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशंस का भी रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट होता है, उनकी रिटर्न की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उनका इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन डिफरेंट होता है। सही। तो बेसिकली जब आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ती है, और डिफरेंट तरीके के फंड्स आप मैनेज करते हैं, जिसमें जो हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टर होता है, उनके आप पूरे पैसे आप एक एक्विटी फंड में या स्टॉक फंड में आप इन्वेस्ट करा देते हैं। जो मीडियम रिस्क इन्वेस्टर होता है, तो उसके लिए एक एसेट एलोकेशन फंड होता है, जिसमें आप 50% एक्विटीज़ में करते हैं और 50% जो है वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। और जो बिल्कुल ही लो रिस्क इन्वेस्टर होता है, उसको आप 100% फिक्स्ड इनकम में कर देते हैं। या अगर वो कोई इन्वेस्टर ये कहता है कि नहीं, मुझे टेलर्ड या कस्टमाइज्ड चाहिए, तो आप उसके लिए उस तरीके का पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर देते हैं। हाउएवर, जब आप दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, बैंक्स में, तो उनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। म्यूचुअल फंड का भी लॉन्ग टर्म है, बट बाय बैंक्स आई मीन कि उनके पैसे अपने होते हैं। अपने का मतलब है ये है कि उन्हें ऐसा नहीं होता कि रिटर्न्स जो हैं वो महीने के बेसिस पे अपना रिटर्न इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना हो, या साल या 6 महीने के बेसिस पे। तो वो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म अपनी रिस्क प्रोफाइल के, उनको 7, 8, 10 लोगों को जवाब नहीं देना होता, या उनको रिटर्न उनके साथ शेयर नहीं करने होते हैं। वो एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक ही उनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है, और उस पर फिर पूरा बैंक उस स्ट्रैटेजी पे अमल करता है, और आप फिर इन्वेस्टमेंट भी उसी हॉराइजन्स के करते हैं। तो बेसिकली बैंक्स में होता यह है कि अगर आपको कोई स्टॉक 5 साल के लिए भी लेना है, और अगर आपको लगता है कि शायद इसका रिटर्न 5-6 साल आएगा, तो भी आप उस तरीके की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैंक्स में प्लान कर सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट ये करता है कि उसको रिटर्न्स जो है वो ग्रेजुअल साथ टाइम के साथ मिलता रहे। तो आई थिंक ये दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। दोनों का बिल्कुल ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट होता है, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन डिफरेंट होता है, काम एक ही होता है, बट रिस्क फैक्टर को देखते हुए ऑब्वियसली पोर्टफोलियो इस तरह ही मैनेज किया जाता है। सर, इसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी, और बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह आप CEO हैं चेस सिक्योरिटीज़। ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, वर्ड सिक्योरिटीज़ तो बहुत सारी चीज़ों में हम लाइफ में देखते भी हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे हम बैंक के बाहर गार्ड देखते हैं, या बैंगलोर के बाहर सिक्योरिटी स्टाफ देखते हैं, या प्राइवेट प्रोटोकॉल्स देखते हैं। मगर बरक्स उस सब चीज़ों के फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की जब हम बात करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उस पर अगर आप हमें एनलाइटन करें कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ किस तरह होती हैं, इनका काम क्या होता है। क्योंकि एक जगह हमने जनरली बात करती कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देन अगेन इक्विटी ट्रेड की बात हुई, अब सिक्योरिटीज़ की बात है, तो आई वुड एक्सपेक्ट समथिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम यू। देखिए, बेसिकली होता ये है कि जब आप सिक्योरिटीज बेसिकली क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली, या अगर कोई आप स्टॉक को एक सिक्योरिटी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब वो फॉर एग्जांपल एक होते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिस पर आपको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, एक वो फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू होता है। फिर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो कि रिलेटिवली थोड़े लॉन्ग टर्म के होते हैं। फिर हम शायद बहुत कॉमन है एक लेमैन को समझने के लिए कि नेशनल सेविंग स्कीम्स होती हैं, जिसको हम बहबूद के सर्टिफिकेट अक्सर कहते हैं, जो कि हाई जो कि रिटर्न्स जिनके रिलेटिवली हाई होते हैं, और वो शायद वो उन लोगों के लिए जो हम सीनियर्स सुनते होंगे कि उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरीके स्टॉक्स होते हैं, जिनके कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि ग्रोथ आती है, वो डिविडेंड्स इतने नहीं देते लेकिन उसमें ग्रोथ। तो ये बेसिकली सारे फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जनरली होता ये है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का है कि वो हम शायद या तो पैसे बैंक के डिपॉजिट में रख देते हैं, या वो पैसे हम रियल इस्टेट में कर देते हैं। और रियल इस्टेट का भी रिटर्न पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर रहा है, बट उसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हो, तो मैं शायद रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, या चाहे आज मुझे हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं शायद रियल इस्टेट में नहीं कर सकता इन्वेस्ट।
तो वो फिर पैसे हम बैंक्स में रहने देते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इन्फ्लेशन आपकी है 20% या 22% के दरमियान एवरेज एक साल की, और अगर बैंक से आपको टैक्स एडजस्टेड रिटर्न 18% मिल रहा है, तो आप तो 4% नुकसान कर रहे हैं उसके ऊपर। तो फिर आप किस ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें कि जिसमें आपको 20-22% से बेहतर मुनाफा मिल सके, ताकि आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट हो सके। तो बेसिकली ये हम फाइनेंशियल, एक तो होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक होता है हमें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देखनी है कि हम अपने पैसों को किस तरह बचाएं और उन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करें जिसमें हमारा रिस्क भी कंट्रोलेबल हो। और फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने कहा कि आज शायद आप 50,000 रुपये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते, सही, बट स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर एक इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स कहते हैं। दुनिया में एक बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और अब पाकिस्तान में भी आना शुरू है कि अगर आपको 50,000 रुपये से भी अगर रियल एस्टेट में एक्सपोजर लेना हो तो आप वो ले सकते हैं, और वो अच्छी प्राइम प्रॉपर्टीज़ में आप ले सकते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ी सी मैं ये रेकमेंड करूँगा आपके लिसनर्स को भी कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जब भी वो प्लान कर रहे हो तो ज़रा से एवेलुएट करें कि हमारे पास रियल एस्टेट और बैंक डिपॉजिट के अलावा ऐसे कौन से ऑप्शन है जो हमें बेहतर रिटर्न दे सकें। सही। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपके क्लाइंट्स भी होंगे और एंड देन अगेन उनकी भी इन्वेस्टमेंट, एंड जैसे आपने कहा कि हर इंसान की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कोई कस्टमाइज टेलर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, कोई चाहता है रिस्क कम हो, रिटर्न भी ऑब्वियसली उस हिसाब से ही फिर होगा। एंड देन अगेन जैसे इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि भाई इन्फ्लेशन 20 से 22 है और रिटर्न आपके पास 18 तक आ रहा है, तो डिफरेंट कमोडिटीज़ और ये सारी चीज़ें, ये एक लिहाज से तो आप लोगों का ही काम है उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके सारा कुछ करना। मगर ऑब्वियसली म्यूचुअल कंसर्न्स का जब मामला आता होगा तो उसमें किस तरह आप इस चीज़ को सेटल डाउन करते हैं? क्योंकि वो रिस्क तो जैसे आपने भी कहा कि अपने लिए भी देखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फाइनेंशियल रिस्क हमारे लिए कितना है, क्योंकि आप तो इदारा हैं। तो क्या उसमें ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ आपका ये मामला तय होता है कि भाई इसमें लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, या उसमें आप लोग किसी को सिक्योरिटीज भी देते हैं कि नहीं आपको प्रॉफिट ही मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको से ये शेयर करूँ कि मैंने ये चेस सिक्योरिटीज पाकिस्तान क्यों स्टार्ट की। आई वाज विद वेरी रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर लास्ट 10-13 ईयर्स, बट मैंने ये महसूस किया ड्यूरिंग माई करियर कि जिस तरीके से प्रोफेशनली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में होती है या किसी बैंक में होती है, तो ऐसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या ऐसी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो एडवाइस जो है वो एक कॉमन इन्वेस्टर को क्यों नहीं मिलती। और यही मेरा मेजर रीज़न था चेस सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान फाउंड करने का और फिर इसको स्टार्ट करने का, जहाँ पर बेसिकली अब हम चेस सिक्योरिटीज़ में करते ये हैं कि हम पर्सन टू पर्सन इन्वेस्टर्स से मीट करते हैं। हमने टीम ही वैसी डेवलप की है, हमारा जो पूरा रिसर्च डिपार्टमेंट है और हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है वो बेसिकली आपस में कोलैबोरेट करता है, डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करके इन्वेस्टर्स के लिए तैयार रखता है। और फिर जैसे ही हमारे पास कोई इन्वेस्टर्स आते हैं और वो अपनी सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं और हम उनसे उनका रिस्क प्रोफाइल जज करते हैं कि बेसिकली आपको रिटर्न्स मंथली चाहिए, 6 मंथ्स चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, ईयरली चाहिए, आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। और फिर जिस तरीके का इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल होता है हम उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिज़ाइन भी उसी तरह करते हैं, ताकि अगर उनकी कोई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो वो भी मीट हो जाए और अगर उनके लॉन्ग टर्म कुछ टारगेट्स हैं तो वो भी मीट हो जाए। तो ये बेसिकली आइडिया यही है कि हम यहाँ पर किसी इन्वेस्टर को किसी पूल में डाल के नहीं, बल्कि पर्सन टू पर्सन कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस उनको ऑफर करें और डिफरेंट एसेट क्लासेस में ऑफर करें, नॉट ओनली स्टॉक्स, इन फिक्स्ड इनकम, इन म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। और फिर जब वो एक बार वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे एग्री हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, तो हम फिर उनको एग्जीक्यूट करें और फिर हम उनको उस पोर्टफोलियो का हम मॉनिटर भी करें, उसका फॉलोअप भी रखें और उनके जो टारगेट्स हैं उनको डिलीवर भी करके दें। सही। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करते हुए हमेशा इंसान को एक बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, यार मेरे पैसे डूब ना जाए, तो क्या इसमें भी आप लोगों को सिक्योरिटीज देते हैं कि भाई वी इंश्योर यू कि आपका अमाउंट आपको, या फॉर एग्जाम्पल फिक्स कर दिया, ठीक है आपको भाई हम फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक भी करता है फिक्स बना देता है सिस्टम, जैसे हम गाड़ी वगैरह लेते हैं तो फिक्स इंस्टॉलमेंट होता है, भाई आपको ठीक इतना रिटर्न आपको मिलता रहेगा, बाकी उसके अबव जो भी हो हमारा मसला है, तो उसमें लॉस हुआ है जो भी हुआ, तो ये इस तरह की कुछ म्यूचुअल्स होते हैं या
जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस पे ही चल रहा होता है। देखिए इसमें ना बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें होता ये है कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब मिसालन मैं आपसे मिसाल दूँ ट्रेजरी बिल्स की। ट्रेजरी बिल्स का रिटर्न मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 21.5% है। सही। अब ये 21.5% ट्रेजरी बिल्स जो हुकूमत पाकिस्तान इशू करता है, ये 21.5% आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। इसमें आपके कैपिटल इरोजन के चांसेस नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि आप अगर हुकूमत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गई, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया तो वो अलग बात है, जो कि केस नॉर्मली होता नहीं है। बट इसमें ये होता है कि आपको लॉस नहीं होता और आपसे जो रिटर्न का रेट कमिट किया जाता है, टैक्स एडजस्टेड रिटर्न आपको वो मिल जाता है ना। उसमें आपका कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी प्रोटेक्टेड होती है, आपका रिटर्न भी पता होता है और आपको ये बात भी पता होती है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है आपको वो पैसे किस तारीख को वापस मिल जाएंगे। फिर अगर आप आपसे कहते हैं कि नहीं मुझे 21.5% रिटर्न तो कम लगता है, मैं चाहता हूँ कि रिटर्न 23% से 25% हो, तो फिर हम जो है वो और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। मिसालन अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो हम आपसे कहते हैं आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में कर लें, जिनका रिटर्न 24-25% है। फिर अगर आप कहते हैं नहीं मुझे इससे भी बेहतर रिटर्न चाहिए और मैं थोड़ा रिस्क हो मेरे पोर्टफोलियो में, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे रिटर्न चाहिए 35-40% का, तो फिर हम जो है वो उस पोर्टफोलियो में थोड़ा सा स्टॉक्स ऐड कर देते हैं कि आप ये पाकिस्तान की ब्लू चिप कंपनीज़ हैं और ये ब्लू चिप कंपनीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कंसिस्टेंट डिविडेंड्स देती हैं, लेकिन स्टॉक प्राइसेस वॉलेटाइल होती हैं। तो आप जो है वो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा सा मीडियम टर्म का है, 3-4 साल का, तो आप इसमें स्टॉक्स ऐड कर लें और फिर इस तरीके से आपका रिटर्न जो है वो फिक्स्ड इनकम से बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसमें चांसेस रिस्क के भी है कि आपको वो है, तो फिर उसमें ये भी डिसाइड हम करते हैं कि आपके स्टॉप लॉस लेवल क्या है, आपका स्ट्रिक्ट रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है। मिसालन आप कहते हैं कि अगर मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ये जब 95 रुपये हो जाए तो बस आप जो है वो स्टॉक बेच दें और आप फिर इसको फिक्स्ड इनकम में डाल दें और 1 साल बाद ये 95 को मेरे दोबारा 100 रुपये या 110 रुपये करके दें। तो ये एक बिल्कुल ही डायनामिक डिस्कशन होती है जो हम वक्तन फ़वक्तन अपने इन्वेस्टर्स के साथ करते रहते हैं और उनकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उनको पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करके देते हैं ताकि वो अपने टारगेट रिटर्न तक पहुंचे। सही। अच्छा सर, बहुत सी चीज़ें हम लाइफ में सीखते हैं, इवन डिस्कशंस के अंदर भी बहुत सी चीज़ें, जैसे मैं अभी आपसे माशाल्लाह बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपको लाइफ में कब ये महसूस हुआ कि आपको फर्दर एजुकेशन लेनी चाहिए। ऑब्वियसली आपने जैसे पहले भी बताया कि आपके काफ़ी सारे कलीग्स ऐसे थे, आपके सीनियर्स ऐसे थे जिनसे आप बहुत सी चीज़ें सीखते थे, मगर एक वक्त आता है कि इंसान को महसूस होता है कि यार मुझे अभी ऑफिशियली कहीं जाके पढ़ना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। ये कब महसूस हुआ और ज़ैबिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन सो फार आप देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपने वर्क कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है अपना, एंड देन अगेन आपका थीसिस का मामला है, फिर आप डॉक्टरेट डिग्री इंशाल्लाह आपको अवॉर्डेड की जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ज़ैबिस्ट का किरदार क्या रहा, ज़ैबिस्ट से किस कदर आपने सीखा और ये कब शिद्दत आपको महसूस हुई कि मुझे फर्दर एजुकेशन लेनी चाहिए? देखिए ये तो मैं आपसे ये कहूँ कि ये शायद शिद्दत मुझे आज भी महसूस होती है और ख़ास तौर पे ये शिद्दत मुझे उस वक्त ज़्यादा महसूस होती है जब से मैंने ये प्रोफेशनल लाइफ, जब से मैंने अपनी एजुकेशन ये सोचा कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, अब तो मेरी ग्रेजुएशन हो गई है और अब मेरा मास्टर हो गया, और जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ तो उसके बाद तो पता चला कि नहीं, यहाँ तो अब दिस इज़ नॉट अ फुल स्टॉप, ये कॉमा है बेसिकली, और आपको कंटिन्यूस जो है वो लर्न करना है। और ख़ासतौर पे जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया तब तो शायद फाइनेंस का वर्ड था, टेक्नोलॉजी का वर्ड उतना कॉमनली यूज़ नहीं होता था शायद पाकिस्तान में, ये हम कहते हैं दुनिया के इस खित्ते में। और अब वो फाइनेंस कब फिनटेक हो गया ये हमारे देखते देखते जो है वो पिछले 10-12 साल में ही हुआ, और आज आपको ये महसूस होता है कि शायद आपको फाइनेंस के साथ टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, फाइनेंस इज़ नॉट ओनली इनफ। तो ये आप, और जैसे ही आपने थोड़ा सा उबूर हासिल करना शुरू किया टेक्नोलॉजी पर, तो आज जो है वो एआई जो है वो फिनटेक में एआई भी मर्ज हो गया है और आपको वो चीज़ भी सीखनी है। तो आई थिंक ये जितनी तेज़ी से आपकी दुनिया इवॉल्व हो रही है, ये तो जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ तभी मुझे महसूस हो गया था कि इट इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग,
कहीं पर आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। और ये मुझे आज तक महसूस होता है कि आई नीड टू लर्न मोर एंड मोर। रही बात जिस तरह ज़ैबिस्ट ने हेल्प किया, आई थिंक उस वक्त जब मैं ज़ैबिस्ट से पढ़ रहा था, जो उस वक्त की मेरी रिक्वायरमेंट थी या जो उस वक्त फाइनेंस की दुनिया में हो रहा था, और जितने प्रोफेशनल टीचर्स जो कि प्रोफेशनल लाइफ में अपनी एक बहुत अच्छा मुकाम रखते थे, एक अथॉरिटी हुआ करते थे, वो जब यहाँ पे पढ़ाते थे तो आपको पता होता था कि एक्चुअल फील्ड में क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट बुकिश, इट इज़ नॉट एकेडमिक, एक्चुअल हो क्या रहा है कि जब वो अगर वो किसी बड़े बैंक से आ रहे हैं या किसी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म से आ रहे हैं तो उनमें होता क्या था, और वो पढ़ाते भी उस हवाले से थे, और हम उनसे वो सवाल पूछ सकते थे कि आप अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में इसको किस तरह देखते हैं, इसको किस तरह करते हैं। आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। सही। अच्छा सर, एजुकेशन में एक बड़ा ही अहम स्टेप होता है पीएचडी, उसकी तरफ मैं बढ़ूंगा, मगर मेरा इस वक्त आपसे सवाल ये है कि कभी पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ, माशाल्लाह एक स्टूडेंट आप हैं, मगर एक पढ़ाने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो इस तरफ कभी रुझान या पढ़ाने का इत्तेफाक रहा हो? बात ये रही कि मेरी जो थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ जब स्टार्ट हुई, उसके साथ में अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट कर रहा था, तो मैंने कोई जो है वो कुछ फिक्स्ड आवर्स एजुकेशन या पढ़ाने के लिए कमिट करना उस वक्त टफ था। होता ये था कि आप 5:30 बजे तक प्रोफेशनल लाइफ में होते थे और फिर 6 बजे ज़ैबिस्ट में क्लास होती थी, और ये क्लास 6 से 9 बजे तक चलती थी। ज़ैबिस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा और टाइम देना स्टार्ट किया, तो होता ये था कि मेरे ज़ैबिस्ट में ही आकर और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं गेस्ट स्पीकर सेशंस लेता था, आज भी लेता हूँ। या अगर कोई एक टॉपिक पर आपको कोई लेक्चर या कुछ समझाने के लिए कोई चीज़ देनी हो तो ये मैं फ्रीक्वेंट करता रहता हूँ। बट मैंने कोई कोर्स अभी तक नहीं पढ़ाया, बट आई लुक फॉरवर्ड इंशाल्लाह। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ऑब्वियसली आप जब डॉक्टरेट प्रोग्राम अपना कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली स्कॉलर बनने के बाद ये आपका कौमी और इखलाकी फरीदा भी है कि आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो आई मस्ट से कि आप इंशाल्लाह पीएचडी के बाद पढ़ाएंगे जरूर इंशाल्लाह, डेफिनेटली। अच्छा, कभी इत्तेफाक हुआ सर कि फाइनेंस की बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए दिल ने कहा होगे यार तुम्हें बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स ऑब्वियसली बुक्स लिखते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा इस तरफ कोई इंटरेस्ट या कभी फ्यूचर में आप सोच रहे हैं कि आप कोई बुक भी इंशाल्लाह लिखेंगे? देखिए, जो हमारी फील्ड है विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स, इसमें बेसिकली हमारा ये बेसिकली हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ जो दुनिया फाइनेंस की दुनिया में या इकोनॉमी में जो हो रहा है या डिफरेंट कंपनीज में हो रहा है, वो हम उनके साथ शेयर करें कि हम किस तरीके से इसको इवेलुएट करते हैं और हम आगे क्या फोरकास्ट करते हैं, जिसके लिए हमें इन्वेस्टर नोट्स या हम रिसर्च रिपोर्ट्स या हम सेल्स नोट, ये हमें इन्वेस्टर्स के साथ लिखना होता है। बट ये कोई बुक नहीं होती है, ये बेसिकली 2, 4, 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने इन्वेस्टर्स को ये बताते हैं कि जो आजकल इकोनॉमी या फाइनेंस में हो रहा है उसका आपकी इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरीके के छोटे, जिसको हम रिसर्च पेपर्स कहते हैं, ये लिखने का तो इत्तेफाक कई बार होता है और अभी भी होता है। बुक की तरफ कभी सोचा नहीं, देखें इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई जर्नी रही जो लोगों के साथ शेयर करनी हो बुक की फॉर्म में तो ज़रूर इंशाल्लाह। इवन हम देखते हैं कि बिजनेस ग्रेजुएट्स जो हैं फाइनेंस की बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, इवन पीएचडी तक बुक्स होती ज़रूर है, तभी मैंने ये क्वेश्चन आपसे राइज किया। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह एक बहुत ही वर्सटाइल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में रखा है। आपकी अर्ली एजुकेशन सऊदीया से हुई, देन अगेन आप पाकिस्तान मूव हुए, 2 और यूनिवर्सिटीज़ के बाद ज़ैबिस्ट, एंड देन अगेन 1 डिकेड से ज़्यादा तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, जिसमें आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी ट्रेड के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सिक्योरिटी कंपनीज़ के अंदर एज अ सीईओ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ आपके अपने पोर्टफोलियो में भी है। बहुत सारे लोगों का ये होता है जो स्पेशली हमारे जो बच्चे फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अगेन उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपसे मैं जानना चाहूँगा जो आपने ऑलरेडी अपने डिस्कशन में बताई भी हैं, जैसे फिनटेक हो गया, फाइनेंस का जब से टेक्नोलॉजी आया तो फिनटेक के साथ आप देखें अब मोबाइल पे ही आपकी पूरी कमोडिटीज़ या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का मामला हो, पेमेंट देनी हो, लेनी हो, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जैसे आपने खुद बताया कि एआई का बहुत बड़ा अब किरदार है, क्योंकि दुनिया भर की कमोडिटीज़ के ऊपर काम करना हो, सिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करना हो, इवन आज देखें पाकिस्तान से लोग बैठ के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप
पता नहीं कहाँ कहाँ वो काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। यानी कि आप पाकिस्तान के PKR को कन्वर्ट कर सकते हैं यूरो में, डॉलर में, पाउंड में, जो दिल चाहे आपका, ठीक है सर। अब जो इंडिविजुअल आपकी इंडस्ट्री में आए, या ऐसे कहूँ कि इन फ्यूचर चेस सिक्योरिटीज के अंदर एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो आपके साथ काम करे, आपके साथ बहुत सी चीजें लर्न करे, उस इंडिविजुअल के अंदर आप क्या पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं? हम मतलब हमारी एजुकेशनली वो बच्चा किस कदर चीज़ों के साथ साउंड हो, उसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई जहाँ किस्मत ले गई, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फोकस स्ट्रेटेजिकली चल रहे होते हैं, उनको एक विजन होता है कि भाई मुझे लाइफ में इस कदर अचीव करना है। जो बच्चे अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि उन बच्चों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हो? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स के लिए, या जो फाइनेंस की फील्ड में आना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की फील्ड में आना चाह रहे हैं, कि आज तक आपने क्या किया है ये मैटर तो ज़रूर करता है, लेकिन सिर्फ ये मैटर नहीं करता है। अगर आपने हम शायद US में तो बहुत कॉमनली देखते हैं कि अगर कोई केमिकल इंजीनियर भी है तो एक बहुत अच्छा वो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में या फाइनेंस की फील्ड में एक्सेल करता है। अगर किसी ने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा होता है तो वो एक बहुत काबिल फंड मैनेजर होता है या इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है। तो सबसे पहले जो एक क्वालिटी जो मैं फाइनेंस स्टूडेंट से या किसी भी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ, और आई थिंक मैं रेकमेंड भी करता हूँ कि ही शुड बी ए कंटिन्यूस लर्नर, और उसे ये ज़रूर पता होना चाहिए। आई थिंक आज से 10 साल पहले तो शायद ये रिलेटिवली मुश्किल होता था, बट आज मोबाइल के आने के बाद ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, और मोबाइल की ईज़िली एक्सेसिबल होने के बाद कि फाइनेंस की दुनिया में या इकोनॉमीज़ में या दुनिया में क्या हो रहा है उससे अप टू डेट रहना। आजकल इस तरीके की बहुत सारी ऐप्स हैं, ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है, जो कि आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल है जो कि आपको ये बताती है। अगर आपको पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो आप बिजनेस रिकॉर्डर है जो कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करते हैं। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इकोनॉमी और फाइनेंस की दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या उसमें नई एडिशंस हो रही हैं, और जो है वो क्या चीज़ें इस वक्त मैटर करती हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसको करंट जो कि डेवलपमेंट्स हैं अगर उससे फेमिलियर रहेगा तो आई थिंक वो खुद वो एक्यूमेंट डेवलप करेगा कि वो अपनी ही किसी भी इन्वेस्टमेंट की फील्ड या किसी और फील्ड में जो है वो एक्सेल कर सके। तो एक चीज़ जो चीज़ सिक्योरिटीज़ में भी हमारे साथ जो कॉलीग्स काम करते हैं या जो करने आते हैं, हम उनसे यही टेस्ट करते हैं कि बेसिकली उसका इंटरेस्ट कितना है फाइनेंस की दुनिया में, और वो अपडेटेड है कि नहीं करंट हैपनिंग्स के साथ। सही। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, एंड ये कहूँगा कि मनी मैनिपुलेशन के अंदर भी बहुत फिट होते हैं, जैसे कमोडिटी और सिक्योरिटी के बिजनेस में चाहिए भी, मगर उनकी CGPA और बुकिश थोड़े मतलब जैसे लाइक स्टडीज में थोड़े वीक होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों से हटके टेक्नोलॉजी के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बोलते कुछ भी नहीं है, वो आपको करके दिखा देते हैं, एंड देन अगेन उनकी फाइनल रिजल्ट आपको चौंका देते हैं, बोलने में कम्युनिकेशन में वीक है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स, ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एक तो कम्युनिकेशन वाले, दूसरे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, उनके हवाले से आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जिनकी GPA वीक है ये कोई बड़ा मसला नहीं है और वो एक्सेल कर लेंगे। आई थिंक शायद हमें ये प्रोफेशनल लाइफ में आकर इस बात का ज़्यादा एहसास होता है कि अपनी एकेडमिक लाइफ में जो है वो मेहनत ज़रूरी है और अच्छे ग्रेड्स लाना बहुत ज़रूरी है, और ये काउंट करते हैं। और ये टेक्निकली आज आपको जो GPA जो आपकी आती है या आपको जो आज ट्रांसक्रिप्टेड डिग्री मिलती है, ये शायद सब कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये डोर ओपनर ज़रूर होता है। और जितनी आज की कम्पिटिटिव फील्ड है, आज लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ बहुत सारी प्रोफेशनल स्किल्स लेकर एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बिल्कुल, या एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपका पहला स्टेप यही होता है कि वो आपके क्रेडेंशियल्स देखता है। अगर आपके क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो आपको मौका देते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डिस्प्ले कर सकें। सही। लेकिन अगर आपके एकेडमिक्स वीक होते हैं तो द चांसेस कि आपको दूसरा मौका मिले वो कम हो जाते हैं। तो मेरा इन दोनों लोगों के लिए मशवरा ये है कि जिनकी GPA अच्छी है
वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पे काम करें, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें और अप टू डेट रहे करंट एनवायरनमेंट में और डिफरेंट स्किल्स सीखें। और जिनकी जीपीए वीक है और वो दूसरे एरियाज़ में जो है वो अच्छे हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपनी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पे भी काम करें। सही सर, एक्चुअली आपसे हमने गुजारिश की थी, तो ऑब्वियसली टाइम जितना हमने आपसे रिक्वायर किया था अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम चंद मिनट आगे बढ़ चुके हैं, इसके लिए माजरत। एंडिंग नोट पे मैं चाहूँगा कि आपका कोई मैसेज फॉर द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली स्टूडेंट्स, क्योंकि यूथ को ही आगे मुल्क को लेके जाना है और मुल्क की बहुत सारी चीज़ों में वो अपना कंट्रीब्यूशन अदा करें। देखिए, मैं सिर्फ यूथ से और स्टूडेंट्स से सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप जो है वो अपनी एजुकेशन को बहुत ही सीरियसली लें, और इस वक्त एजुकेशन के साथ साथ जो आपके पास जो कि इंटरनेट की सर्विसेज हैं उसको आप तो बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं। बिल्कुल। और अपेरेंटली आपको शायद ये लगे कि ये फ्री का कोर्स है, मुझे एक इंटरनेशनल वेबसाइट से मिल रहा है। आजकल हार्वर्ड, MIT इन सब ने अपने फ्री कोर्सेज किए हैं। आपको लगेगा इतने सारे लोग कर रहे हैं, मैं सीख के क्या करूं या मैं सर्टिफिकेट लेके क्या करूं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, यूनिवर्सिटी में एक अच्छे ग्रेड लेकर आए, पढ़ें ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करें और दूसरी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स पे भी काम करें। और जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी करने जाएंगे, शायद चाहे जॉब या चाहे अपना स्टार्टअप करने जाएंगे, ये सारी चीज़ें उस वक्त आपको याद आएंगी कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। Once again, thank you so much sir for your kind time। और जी हाँ व्यूअर्स, बहुत सारी चीज़ें आज के इस पॉडकास्ट में मैंने भी सीखी। और जी हाँ, वक्त के साथ ऑब्वियसली लाइफ है, बहुत सी चीज़ें आपके पास आती रहेंगी, कंपटीशन आगे बढ़ता रहेगा, एंड देन अगेन आपको अपने आप को प्रूव करना है और अपनी चीज़ों को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद निभाना है। तो आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली आपको लर्निंग्स करनी पड़ेंगी और आप जिस फील्ड में उसमें लर्निंग्स करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। स्टे ट्यून्ड, दिस इज ज़ैब FM डिजिटल।